अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट और दूसरा टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन फंडामेंटल पार्टिकल्स। आपके चैप्टर का नेम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमने कुछ एटम्स के मतलब चीज़ें डिस्कस करनी है। उसमें मेनली जो हम फोकस करेंगे वो है कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस फॉर्म में अरेंज होते हैं और वो किस तरह से मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातें हम रिवाइज कर लेते हैं। आपने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, उसमें आपको मालूम है कि एटम के अंदर तीन मेन चीज़ें होती हैं। एक तो होता है प्रोटॉन्स, दूसरे होते हैं न्यूट्रॉन्स और तीसरे नंबर पे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो एटम के सेंटर के अंदर होते हैं और वो मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं। जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम के न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, शेल्स के अंदर अरेंज होते हैं। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो हर इलेक्ट्रॉन का ना अपना एक ऑर्बिट होता है जिसके अंदर वो मूव कर रहा होता है, तो उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स या शेल्स का नाम देते हैं। तो ये एटम का बेसिक स्ट्रक्चर है। आगे हम इसकी डिटेल्स डिस्कस करते हैं। आपके चैप्टर का पहला टॉपिक है एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर एंड न्यूक्लियन नंबर, आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट। बेसिकली किसी भी एलिमेंट की जो पहचान है वो हम किन चीज़ों से करते हैं, उसमें दो चीज़ें हैं। एक है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को ही प्रोटॉन नंबर का नाम देते हैं। और दूसरी एलिमेंट की पहचान होती है उसके न्यूक्लियन नंबर से, जिसको मैस नंबर का भी नाम देते हैं। इन दोनों में भी जो ज़्यादा यूज़ होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। जब आपको एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का बताया जाएगा तो आप उसको पहचान लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कहा जाए कि एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो आप फ़ौरन बताएंगे वो एलिमेंट हाइड्रोजन है। इसी तरह अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो आप पहचानेंगे कि वो कार्बन एलिमेंट की बात हो रही है। तो एटॉमिक नंबर मेनली हमें किसी भी एलिमेंट की पहचान बताता है। लेकिन जब हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना चाहते हैं तो हम उसका मैथ नंबर भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। In 1913, Moseley observed that when different elements were bombarded with cathode rays, 1913 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। उसमें एक साइंटिस्ट था मोजले, उसने मुख्तलिफ एलिमेंट्स लिए और उन एलिमेंट्स पर उसने ना कैथोड रेस को बम्बार्ड करवाया, यानी कैथोड रेस उन पर टकराई। कैथोड रेस क्या होती हैं, बेसिकली ये नेगेटिवली चार्ज रेज होती हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन्स की बीम्स यूज़ होती हैं। तो जब उसने इन एलिमेंट्स पर कैथोड रेस को टकराया ना, तो उसने एक चीज़ ऑब्जर्व की। द एक्स-रेज ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसीज वर प्रोड्यूस। उसने देखा कि कुछ ख़ास किस्म की ना रेस प्रोड्यूस हो रही हैं जिनकी एक ख़ास फ्रीक्वेंसी है। उसने उस रेस को क्या नाम दे दिया, एक्स रेस का नाम दे दिया। फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारा एलिमेंट है, मैं इस पर कैथोड रेस को टकरा रहा हूँ, तो जब कैथोड रेस उससे टकराई है ना, तो वहाँ से मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज़ की ना एक्स रेस प्रोड्यूस हुई हैं। It was found that the square root of the frequency of the X-rays was directly proportional to the atomic number of an element Z। फिर उसने एक रिलेशन बताया कि ये जो एक्सरेज प्रोड्यूस हुई है ना, इनकी फ्रीक्वेंसी जो है, अगर हम उसका स्क्वायर रूट लेंगे ना तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके एटॉमिक नंबर पे। ये आपके पास इसका रिलेशन आ गया। अगर आप इसमें गौर करेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट लिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी को शो किससे करते हैं हम केमिस्ट्री के अंदर, न्यू से। ये जो सिंबल है ना, ये वी नहीं है बल्कि ये इस तरह से होता है, इसको नाम देते हैं न्यू का। तो फ्रीक्वेंसी का जो अंडर रूट है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी के, और जी हमारा क्या है, ये एटॉमिक नंबर है। तो जो एक्सरेज प्रोड्यूस हुई है ना, उनकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पे कि उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है। मुख्तलिफ एलिमेंट्स फिर मुख्तलिफ तरह की एक्सरेज प्रोड्यूस करेंगे। अब ये जो उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इससे उसने नतीजा क्या अखज़ किया, तो उसने बताया कि ही कंक्लूडेड दैट द नंबर दैट इज़ द एटॉमिक नंबर जी वाज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोटॉन नंबर। तो उसने ये बात साबित की कि चूँकि ये जो एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही हैं ये डिपेंड करती हैं उसके एटॉमिक नंबर पे। इसका मतलब है एटॉमिक नंबर एक बुनियादी प्रॉपर्टी है एलिमेंट की, और इसी एटॉमिक नंबर को हम नाम देते हैं प्रोटॉन नंबर का। तो ये जो प्रोटॉन नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है, ये किसी भी एलिमेंट के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को ज़ाहिर करता है। अगर किसी एलिमेंट में 7 प्रोटॉन्स हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 7 होगा। अगर किसी एलिमेंट में 50 प्रोटॉन्स हैं तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 50। तो प्रोटॉन नंबर हमें किसी भी एटम के अंदर या एलिमेंट के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को बताता है। और एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, जेड सिंबल के साथ। दूसरे नंबर पे है न्यूक्लियन नंबर।
द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कलेक्टिवली कॉल्ड इट्स न्यूक्लियन नंबर, आल्सो नोन एज मास नंबर। अगर हम प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन्स की तादाद को भी कैलकुलेट करें और इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे ना, उसको हम नाम दे देंगे न्यूक्लियन नंबर का, और उस न्यूक्लियन नंबर को मास नंबर भी कहते हैं। यानी एटॉमिक नंबर अकेला प्रोटॉन्स की तादाद को बताता है, जबकि जो न्यूक्लियन नंबर है वो हमें प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की तादाद को बताता है। और इसको शो किससे करते हैं? इसको ए के साथ शो करते हैं। एटॉमिक नंबर इज़ रिलेटेड टू द मास नंबर बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अगर हम इन दोनों को रिलेट करें, एटॉमिक नंबर को भी और मास नंबर को भी, तो हम इस रिलेशन से इसको रिलेट करेंगे, जिसमें ए हमारा मास नंबर है, जेड हमारा एटॉमिक नंबर है और एन जो है वो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स है। तो जब एटॉमिक नंबर के अंदर हम न्यूट्रॉन्स को प्लस कर देंगे तो हमें मास नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन, यानी हम किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर और मास नंबर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो किस फॉर्म में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स हैविंग एटॉमिक नंबर जी एंड मास नंबर इज़ ए इज़ डिस्क्राइब्ड एज। कोई भी एलिमेंट एक्स, तो उसका जो एटॉमिक नंबर होगा उसको हम शो करेंगे बॉटम पे, और उसको हम किससे शो करते हैं? जेड से। और जो उसका मास नंबर होगा उसको हम शो करेंगे टॉप पे, और वो किससे शो करते हैं? ए से। तो इस फॉर्म में हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और मास नंबर उसके साथ लिख सकते हैं। यहाँ पे उसने एग्जांपल डिस्कस किया है एलुमिनियम की। एलुमिनियम का जो सिंबल होता है वो होता है AL। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो है 13, तो हम वो डाउन लिखेंगे, और जो इसका मास नंबर होता है वो होता है 27, तो वो हम टॉप पे लिखेंगे। तो इस फॉर्म में ना हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक और मास नंबर लिख सकते हैं। नेक्स्ट उसने हमें एक फार्मूला दिया है जिससे हम न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी एलिमेंट के अंदर हमें अगर न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं तो उसके लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो उसका एटॉमिक नंबर क्या है एलिमेंट का, और दूसरा मास नंबर है। जब हमें दोनों बातें पता लगेंगी तो हम उस एलिमेंट का नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं। अब हम इनकी भी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। पहले उसने एग्जांपल दिया एलुमिनियम की। एलुमिनियम का अभी मैंने आपको बताया एटॉमिक नंबर होता है 13 और मास नंबर होता है 27। अब एटॉमिक नंबर को हम प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं, वो है 13। मास नंबर यानी न्यूक्लियन नंबर ए से शो करते हैं, वो कितना है? 27। अब हम फाइंड क्या करना चाहते हैं? हम फाइंड करना चाहते हैं उसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो वो इस फार्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे। ए हमारा है 27 और जेड हमारा है 13। तो जब 27 में से 13 निकालेंगे तो ये 14 आंसर आया, ये हमारा क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स एलुमिनियम के अंदर। नेक्स्ट वो कहता है सिमिलरली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कैन बी जस्टिफाइड फॉर एन आयन एज इन द फॉलोइंग एग्जांपल। अगर हमें कोई आयन दे दिया जाए, आयन का मतलब है कि कोई भी एटम है उसमें जब इलेक्ट्रॉन्स या तो ऐड हों या उसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हों तो वह एटम क्या बन जाता है? आयन बन जाता है। जैसे मान लें सोडियम का एटम है, अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो इस पर प्लस का चार्ज आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? सोडियम आयन। इसी तरह अगर क्लोरीन है, क्लोरीन में मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूँ तो इस पर चार्ज कितना आ जाएगा? -1 का, तो ये भी क्या बन जाएगा? आयन बन जाएगा। अब यहाँ पे उसने एग्जांपल अगेन एलुमिनियम की डिस्कस की है, एलुमिनियम का आयन। एलुमिनियम एटम लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Al3+। अब एलुमिनियम के अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन्स को जब हम रिमूव कर देंगे तो उस पर कितना चार्ज आ जाएगा? 3+ का चार्ज आ जाएगा, यानी वो भी क्या बन जाएगा? आयन बन जाएगा। अब उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो चुके हैं। एक और बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि एक न्यूट्रल एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स की तादाद होती है ना, उतनी ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या होती है? सेम होती है न्यूट्रल एटम के अंदर। फॉर एग्जांपल, जैसे ही हमने एलुमिनियम की एग्जांपल डिस्कस की थी, यहाँ पे एटॉमिक नंबर था 13, यानी इसके अंदर 13 प्रोटॉन्स हैं, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 13 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन न्यूट्रल एटम के अंदर सेम होते हैं। अब ये जो आयन बना है Al3+, यानी इस एलुमिनियम के एटम के अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो चुके हैं। तो अब हम इनको कैलकुलेट कैसे करेंगे? हम सिंपली जो उसका एटॉमिक नंबर है, यानी ये नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स है जो कि यहाँ पे 13 है, उसके अंदर से 3 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 10। तो इस एलुमिनियम के आयन के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए हैं? अब 10 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं। दूसरी एग्जाम्पल उसने दी है क्लोरीन की। अगर आप क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन के अंदर एटॉमिक नंबर है इसका 17, यानी इसके अंदर 17 प्रोटॉन्स हैं, और इसका मास नंबर कितना है? 35। अब हम पहले यहाँ पे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड करते हैं? आपने मास नंबर के अंदर से, जो कि यहाँ पे 35, माइनस कर देना है उसका एटॉमिक नंबर। तो जब आप 35 में से 17 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 18। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हमारे निकले हैं 18। अब हमने फाइंड करनी है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स।
यानी जो क्लोरीन का आयन बना है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो -1 का चार्ज है, इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ऐड हुआ है। तो पहले टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे 17, तो जब एक इलेक्ट्रॉन मज़ीद ऐड हुआ इस आयन के अंदर तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए आयन में 18 हो गए। नेक्स्ट उसने कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं। कहते हैं व्हेन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैपन बाय द न्यूट्रल एटम्स, जब किसी न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हम ऐड करते हैं यानी वो एलिमेंट या एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। फॉर एग्जांपल उसने ऑक्सीजन बताया, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए तो उस पर -2 का चार्ज आ जाएगा। फॉस्फोरस ने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं तो उस पर -3 का चार्ज आ जाएगा। और सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं तो उस पर -2 का चार्ज आ जाएगा। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एज। अब उसने इन तीनों के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड किए नीचे टेबल के अंदर। अब पहली एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं वो है ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 8। एटॉमिक नंबर 8 का मतलब है उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं 8। और इसका मैस नंबर है 16 का मतलब है इसके अंदर टोटल 8 तो प्रोटॉन्स हो गए और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे वो भी 8 होंगे। तो ये हमारे पास न्यूट्रॉन्स फाइंड हो गए। अब हम इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना चाहते हैं तो अगर आप देखें प्रोटॉन्स जितने होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन जो आयन बना है O2-, इसका मतलब है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो ऐड हुए हैं। तो 8 में जब हम 2 जमा करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने बन गए 10 बन गए। नेक्स्ट एग्जांपल आप डिस्कस किया उसने ये सल्फ़र की। अगर आप सल्फ़र को देखें तो इसका एटॉमिक नंबर है 16, यानी इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं 16। और इसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स है वो कैसे फाइंड करेंगे, 32 में से 16 निकाल देंगे तो वो भी कितने आएंगे 16 आएंगे। अब हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे जो कि प्रोटॉन्स हो गए यानी 16। लेकिन ये आयन जो बना है O2 S2-, तो इसका मतलब इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो ऐड हुए हैं। तो 16 में जब 2 जमा करेंगे तो कितना आंसर आएगा 18 आंसर आ जाएगा। और तीसरी एग्जांपल उसने यहाँ पे डिस्कस किया फॉस्फोरस की। अगर आप फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर देखें तो वो है 15, यानी इसके अंदर 15 जो है ना वो प्रोटॉन्स हैं। अब हम इसमें न्यूट्रॉन्स को फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, 31 में से 15 को माइनस कर देंगे तो 16 हमारे क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। अब इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया क्योंकि इस पर चार्ज कितना है -3 का। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स 15 थे पहले, उसमें 3 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 18 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इनके इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपकी बुक में डिस्कस हुआ है वो है इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या असर होता है। फंडामेंटल पार्टिकल्स 3 पार्टिकल्स को हम कहते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। अगर हम इन तीनों पार्टिकल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारें, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि वहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट लगी हुई है और एक नेगेटिव प्लेट लगी हुई है। अगर हम उस फील्ड में से गुजारेंगे तो इनमें क्या चेंज आएगा, हमें क्या चीज़ ऑब्जर्व होगी वो हम देखते हैं। वो लिखता है द बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड अपॉन देयर मैसेज एंड द चार्जेस। किसी भी पार्टिकल का कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो बिहेवियर है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। पहली चीज़ है मैस और दूसरी चीज़ है चार्जेस, कि उस पर चार्ज कितना है। तो ये 2 चीज़ों पर उस पार्टिकल का, वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है या कोई और पार्टिकल हो सकता है। तो इन 2 चीज़ों पर उसका बिहेवियर डिपेंड करेगा। If we allow the beams of the electrons, protons and the neutrons to pass one by one at the same speed through an electric field, they show their behavior as follows. अगर आप नीचे डायग्राम देखें तो उसमें उसने एक बीम ऑफ पार्टिकल्स रिलीज़ किया। बीम ऑफ पार्टिकल में तीनों मौजूद हैं, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ से ये पार्टिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं। आगे जब देखें तो ये पार्टिकल्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पास हो रहे हैं। ऊपर मौजूद है नेगेटिव चार्ज और नीचे मौजूद है पॉजिटिव चार्ज। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की तो इलेक्ट्रॉन्स पर आपको पता है चार्ज होता है नेगेटिव का। इसका मतलब है कि वो किस प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो। तो ये इलेक्ट्रॉन्स है ना ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए। और अगर हम प्रोटॉन्स की बात करें तो प्रोटॉन्स पर चार्ज होता है पॉजिटिव, तो वो अट्रैक्ट किस प्लेट की तरफ होंगे, नेगेटिव प्लेट की तरफ होंगे। तो ये प्रोटॉन्स जो है ना वो ऊपर नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो आपको पता है न्यूट्रल होते हैं, उन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, तो वो सीधे पास कर देंगे, वो किसी भी किस्म की डिफ्लेक्शन शो नहीं करेंगे। तो ये इनका बिहेवियर है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब हम इसको रीड करते हैं। न्यूट्रॉन्स बीइंग न्यूट्रल आर नॉट डिफ्लेक्टेड बट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर
टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो न्यूट्रॉन्स हैं वो न्यूट्रल होते हैं, तो वो किसी भी किस्म की डिफ्लेक्शन शो नहीं करेंगे और वो स्ट्रेट पास कर जाएंगे। प्रोटॉन्स बीइंग नेगेटिवली चार्ज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, जबकि जो प्रोटॉन्स हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज है वो किस प्लेट की तरफ चले गए थे, नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए थे। अगर आप इस डायग्राम पे एक चीज़ पे मज़ीद गौर करें तो जो प्रोटॉन्स है ना वो कम डिफ्लेक्ट हुए हैं, यानी उनका एंगल कम है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुए हैं, इसका एंगल ज़्यादा। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है इनका साइज़ या इनका मैस। अब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना ये हल्के होते हैं, इसका मैस काफ़ी ज़्यादा कम होता है, तो जितना मैस कम होगा उतनी ही डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुए। जबकि जो प्रोटॉन्स होते हैं ना ये हैवी होते हैं, इसलिए इनकी डिफ्लेक्शन क्या हुई है? कम हुई है। अब हम इसको भी रीड करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स बीइंग नेगेटिवली चार्ज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए वो किस प्लेट की तरफ जाएंगे? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। टू ग्रेटर एक्सटेंट देन दे आर 1/1836 टाइम्स लाइटर दैन द प्रोटॉन्स। और दूसरी बात यह है कि ये ज़्यादा डिफ्लेक्ट होंगे क्योंकि इनका जो मैस है ना वो प्रोटॉन से काफ़ी ज़्यादा कम है, तकरीबन 1836 गुना कम इनका मैस होता है प्रोटॉन से, इसलिए इनकी डिफ्लेक्शन भी क्या हुई है? ज़्यादा हुई है। द अमाउंट ऑफ डेविएशन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज़ मेजर्ड इन 2 वेव्स। अब ये जो डिफ्लेक्शन हुई है इसकी हमने अगर अमाउंट कैलकुलेट करनी है कि कितनी ज़्यादा हुई है, तो उसके लिए हमारे पास दो फार्मूले हैं। पहला हमारा फार्मूला है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन का, कि कितने एंगल पे ये डिफ्लेक्ट हुए हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? चार्ज ओवर मैस, यानी चार्ज को डिवाइड कर देंगे मैस के साथ। और दूसरे नंबर पे अगर हम फाइंड करना चाहते हैं रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन की, जो डिफ्लेक्शन कितने रेडियस पे हुई है, तो उसको हम फार्मूला यूज़ करेंगे मैस ओवर चार्ज, यानी मैस को डिवाइड कर देंगे चार्ज के साथ। तो ओवरऑल हमारे इस टॉपिक का खुलासा ये निकला कि जो न्यूट्रॉन्स हैं वो स्ट्रेट पास करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट होंगे, और जो प्रोटॉन्स हैं उनकी रिफ्लेक्शन क्या होगी? कम होगी। नेक्स्ट उसने एक और बात लिखी है, दिस इज़ पॉसिबल इफ़ वी इमेजिन डैट आफ्टर डिफ्लेक्शन द पार्टिकल्स मूव इन अ सर्कुलर पाथ, हिंस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन आर रेसिप्रोकल टू डैट फॉर द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। बेसिकली वो इस लाइन में ये बात कर रहा है कि अगर डिफ्लेक्शन का एंगल ज़्यादा होगा ना तो रेडियस कम होगा, और अगर रेडियस ज़्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन का एंगल कम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें तो ये जो फिगर है इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन हुई है वो कम हुई है, यानी ये जो एंगल है ये क्या है? कम है। तो ये जो रेडियस है ना ये रेडियस क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो डिफ्लेक्शन कम है, रेडियस ज़्यादा है। और अगर आप ये दूसरी डायग्राम देखें तो इसमें जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो ज़्यादा है, यानी इसमें ज़्यादा डिफ्लेक्शन हुई है, तो इसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा? कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो रेडियस है और जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी रेडियस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। नेक्स्ट उसने ये प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स की, यानी इन पर चार्ज कितना होता है, इनका मैस कितना होता है। तो अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पर चार्ज होता है +1 का, और जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर चार्ज होता है -1 का। अब ये जो प्रोटॉन है उस पर चार्ज की वैल्यू कितनी है? +1.6 × 10⁻⁹ कूलम। और इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज की वैल्यू सेम है, बस फ़र्क है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है। जबकि जो न्यूट्रॉन है उस पर चार्ज कितना होता है? न्यूट्रल, यानी उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, तो उसके चार्ज की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 0 आएगी। अगर हम इनके मैसेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा मैस होता है न्यूट्रॉन का, उसकी वैल्यू कितनी है? 1.675 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। उससे थोड़ा सा कम मैस होता है प्रोटॉन का, और उसकी वैल्यू कितनी? 1.6726 × 10⁻⁻27। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मैस तकरीबन सेम है, बस थोड़ा सा पॉइंट्स में फ़र्क है। और जो इलेक्ट्रॉन है इसका मैस काफ़ी ज़्यादा कम होता है, अभी हमने देखा था कि 1836 गुना कम मैस होता है प्रोटॉन के मुकाबले में। तो इसकी वैल्यू है 9.1095 × 10⁻31। ये वैल्यूज़ हैं किलोग्राम में। अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे AMU का मतलब है एटॉमिक मैस यूनिट, तो उसके अंदर ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट आपके टॉपिक के साथ उसने एक छोटी सी एक्सरसाइज दी है। क्वेश्चन नंबर ए है कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इन द फॉलोइंग एलिमेंट्स। हमने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं। पहली जो एग्जांपल है वो है पोटेशियम की। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19 और इसका मैस नंबर है 39।
हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपने मैथ्स नंबर के अंदर से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना है। अब मैथ्स नंबर यहाँ पे है 39 और एटॉमिक नंबर है 19, तो आंसर हमारा आएगा 20। तो इसके अंदर टोटल 20 न्यूट्रॉन्स रहते हैं। दूसरी एग्जांपल है क्लोरीन की। अगर क्लोरीन को देखें तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 17 और इसका मैथ्स नंबर है 35। इसका भी वही फार्मूला, आपने 35 में से 17 को माइनस कर देना है, तो इसका आंसर आएगा 18। तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 18। और जो तीसरी एग्जांपल है वो है आर्गोन की। आर्गोन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 18 और जिसका मैथ्स नंबर है वो है 40। और 40 में से जब हम 18 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास टोटल 22 न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज़ डिफ्लेक्टेड द मोस्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड। वो पूछ रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करें तो उसके अंदर कौन सा ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा इन तीनों में से। तो इसका भी वही ऑर्डर है जो हमने भी डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यानी इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा, उससे कम होगा प्रोटॉन, और जो न्यूट्रॉन है वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा क्योंकि उस पर चार्ज क्या है? ज़ीरो। उम्मीद है आपको ये टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।